ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम शुरू करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अच्छा जी, इसके ना मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिवीजन के लिए एट द टाइम ऑफ पीएम, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को सिनेरियो के अंदर दिया हो कि पेशेंट है, उसको कफ है, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ है, नोन केस ऑफ सीओपीडी है, अब एग्जैसरबेशन के साथ है, ठीक है। पल्स जो है ना उसकी इरेगुलर है और ईसीजी के ऊपर सार टूथ अपीयरेंस है, ठीक है, सार टूथ अपीयरेंस ऐसे, ठीक है। इसको कहते हैं एट्रियल फ्लटर, ठीक है। तो हिस्ट्री के ऊपर सीओपीडी एग्जैसरबेशन विद इरेगुलर पल्स और ईसीजी के ऊपर सार टूथ अपीयरेंस, ठीक है। तो डायग्नोसिस इज एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर सिमिलर होता है एट्रियल फिब्रिलेशन के, ठीक है। मैनेजमेंट भी एक जैसी होती है इन दोनों की, मीन्स के रेट कंट्रोल, रिदम कंट्रोल और एंटी कोगुलेशन, ठीक है। एट्रियल फ्लटर का ये है कि जब सीओपीडी की एग्जैसरबेशन हम लोग मैनेज कर लें, यानी कि पेशेंट को नेबुलाइज करवाएं, ऑक्सीजन दें, स्टेरॉइड्स दें, तो पेशेंट का एट्रियल फ्लटर भी रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा एक चीज़ आ जाती है कि सीओपीडी एग्जैसरबेशन को हम लोग मैनेज करें तो एट्रियल फ्लटर भी बेहतर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अनस्टेबल एंजाइना। एंजाइना इज दैट इज न्यू और वर्सनिंग विथ नो इंक्रीज ट्रोपोनिन लेवल। एक टर्म होती है, इसको कहते हैं हम लोग एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ठीक है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में तीन चीज़ें आती हैं, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, एसटी एलिवेशन एमआई और अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना और एनस्टेमी के अंदर यूजली टी वेव इन्वर्टेड होती है, ये एसटी डिप्रेशन होती है, ठीक है। अच्छा, एन नॉन स्टेबल एनस्टेमी, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई और अनस्टेबल एंजाइना के अंदर जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करती होती है कार्डियक एंजाइम्स, कार्डियक एंजाइम्स। अगर पेशेंट को कि कार्डियक एंजाइम्स रेज्ड हैं, ट्रोपोनिन रेज्ड है, तो डायग्नोसिस इज एनस्टेमी, ठीक है। अगर रेज्ड नहीं है तो डायग्नोसिस इज नो कार्डियक एंजाइम रेज्ड, तो डायग्नोसिस इज अनस्टेबल एंजाइना। एक पॉइंट लिख लें, इसको दोबारा पढ़ के इसको लिख लें, ठीक है। एसटी एलिवेशन एमआई तो है ही है ना, उसमें आपकी एसटी एलिवेटेड होती है पेशेंट में, ठीक है। एसटी एलिवेटेड होता है उसके अंदर, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है एसटी का, ठीक है। अच्छा जी, एंटी हाइपरटेंसिव फॉर डायबिटिक पेशेंट विद प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया रोकने के लिए हम लोग एसी इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोगों को सिनेरियो आएगा कि पेशेंट है, उसको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ मेलिटस है और अब उसके यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रही है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस? तो एसी इनहिबिटर्स। एसी इनहिबिटर्स आपकी इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं, उसकी वजह से ये रीनो प्रोटेक्टिव होते हैं, रीनो प्रोटेक्टिव होते हैं। ये चीज़ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसी इनहिबिटर्स उन चंद एक दवाइयों में से हैं जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट में मोर्टेलिटी भी कम करती हैं। तो आपको हार्ट फेलियर का सवाल आए, सीसीएफ का, साथ मोर्टेलिटी का पूछा हुआ हो, नंबर 1। नंबर 2 प्रोटीन यूरिया का पूछा हो, तो ड्रग ऑफ चॉइस इज एसी इनहिबिटर्स, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस इज एसी इनहिबिटर्स। अच्छा जी, आपको सिनेरियो आएगा कि पेशेंट को हिस्ट्री है ट्रॉमा की या पेरिकार्डाइटिस की। पेरिकार्डाइटिस के अंडरलाइन काज कुछ भी हो सकती है, इस्केमिक हार्ट क्रोनिक किडनी डिजीज़, मेलिग्नेंसी, ऑटोइम्यून डिजीज़, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। ये सारी चीज़ें क्या करवाती हैं? पेरिकार्डाइटिस इनिशियली दार, बाद में पेरिकार्डियल इफ्यूजन,
पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ठीक है, तो जब इफ्यूजन ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी हार्ट के गिर्द तो क्या होगा, हार्ट को कंप्रेस करेगी, हार्ट जो है वो डायलेट नहीं कर सकेगा, फिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस फिलिंग ना होने को हम कहते हैं कार्डिक टेम्पोनार्ड में जाना। कार्डिक टेम्पोनार्ड के फीचर्स क्या होंगे, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, हाइपोटेंशन, क्योंकि हार्ट के गिर्द फ्लूइड है तो आपको हार्ट साउंड्स नहीं सुनाई देंगी और पेशेंट की जेवीपी रेज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं बैकस्ट्राइड ऑफ कार्डियक टेम्पोनार्ड। तो इस पेशेंट की हम लोग फ़ौरन क्या करवाते होते हैं, पेरिकार्डाई ओटमी या पेरिकार्डाई एक्टमी, मीन्स कि उसके ये जो फ्लूइड है इसको हमने निकालना है किसी तरीके से, पेरिकार्डाई एक्टमी। ठीक है, फ्लूइड हम लोग पहले ड्रेन करते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हैं, कार्डियोसेंटेसिस करते हैं ताकि उसमें सारा फ्लूइड निकल जाए, हार्ट को स्पेस मिले डायलेट होने के लिए, फिल होने के लिए। ठीक है, जब फिल ही नहीं होगा, हार्ट में ब्लड आएगा नहीं तो बाहर ही निकलेगा, तो पल्स भी डिक्रीज होगी, हाइपरटेंशन में जाएगा पेशेंट। ठीक है, तो बैकस्ट्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ड्रग्स दैट स्लोज द हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया करने वाली कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, बीटा ब्लॉकर्स, रेट लिमिटिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डाइजोक्सिन्स और अमायोड्रोन। ठीक है, पेशेंट को एसिडिटी हो, टैकिकार्डियास की जितनी भी सिचुएशंस होंगी उनमें हम लोग ये दवाइयाँ देंगे। अच्छा, CCBs कौन से वाले, इनमें रेट लिमिटिंग लिखना चाहिए था यहाँ पे, रेट लिमिटिंग। CCBs दो तरह के होते हैं, कहते हैं पिरिडीन्स और कहते हैं रेट लिमिटिंग्स। जो दूसरे डायहाइड्रोपिरिडीन्स होते हैं वो बेसिकली रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया करवा रहे होते हैं, क्योंकि वे वेजोडाइलेटर्स होते हैं, इस वजह से रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया करवाते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स, रेट लिमिटिंग कैल्शियम ब्लॉकर्स, डाइजोक्सिन और अमायोड्रोन, ये हार्ट रेट डिक्रीज़ करते हैं। इस वजह से ये यूज़ होते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में और अरिथमियाज़ में, टैकी, स्पेशली टैकी अरिथमियाज़ में। टैकी मीन्स जहाँ पे हार्ट रेट ज़्यादा हमें मिल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया, आपको क्वेश्चन आए कि पेशेंट को हम लोगों ने लिपिड प्रोफाइल डिलेज होने की वजह से दवाई शुरू करवाई है, अब वो कह रहा है मेरा चेहरा सुर्ख होता है और जिसम पे खारिश शुरू हो गई है, तो कौन सी दवाई है, दैट इज़ नियासिन। तो नियासिन हम लोग स्पेसिफिकली दे रहे होते हैं जब पेशेंट को आइसोलेटेड हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया हो। ठीक है, तो नियासिन वाहन मेडिसिन है जो HDL लेवल को भी इंक्रीज़ करती है। ठीक है, तो नियासिन का मेन साइड इफेक्ट क्या होता है, प्रोराइटस और फ्लशिंग। अच्छा जी, फिर आते हैं कुछ मर्मर्स। आपको सिनेरियो आएगा कि पेशेंट है यंग टू मिडल एज, आपके पास रूटीन चेकअप के साथ आया है, कहते हैं मुझे कभी कभी हल्का फुल्का सांस चढ़ता है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पे उसको सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर है जो कि वाल्सल्वा पे इंक्रीज़ हो जाता है। वाल्सल्वा क्या होता है कि हम पेशेंट को कहते हैं अपना नाक बंद करे और ज़ोर से सांस ले, सांस बाहर की तरफ निकाले, इसको कहते हैं वाल्सल्वा। ठीक है, वाल्सल्वा करने से प्रीलोड डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसमें एक ना टिपिकल वर्ड आता होता है, इसको कहते हैं डबल एपेक्स बीट, ये गिव वे डायग्नोसिस होता है। ठीक है, इसका दूसरा सिनेरियो आता होता है सडन कार्डियक डेथ के साथ, ठीक है, तो डबल कार्डियक बीट, सडन कार्डियक डेथ, सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर। सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर का जो दूसरा DD होता है ना वो होता है एओर्टिक स्टेनोसिस। ठीक है, तीसरा DD होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस। AS के अंदर भी सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर होता है। ठीक है, अच्छा जी, AR में ऑस्टिनफ्लेट मर्मर, इजेक्शन डायस्टोलिक मर्मर, लेकिन इसका जो करैक्टर होता है ना लो पिच्ड और ब्लोइंग होता है। ठीक है, AR के साथ आप लोगों को सिनेरियोज आएंगे एओर्टिक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, मार्फन सिंड्रोम। ठीक है, पेशेंट को कोलेजन प्रॉब्लम है कोई किसी वजह से। ठीक है, सिफिलिस का सिनेरियो, AR की अंडरलाइंग यूजली काज होती है जिसकी वजह से वो हार्ट डायलेट होता है, वेल्व जो है ना वो डैमेज होता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के अलावा, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ तो सबसे कॉमन है ही है, वो सारे वेल्व्स की वेल्वर प्रॉब्लम्स की पहली काज होती है, लेकिन AR के साथ आप लोगों को डिफरेंट सिनेरियो आ सकता है।
ठीक है, अनकार्डियस स्पॉन्डिलाइटिस, मार्फन सिंड्रोम, कोलेजन डिसऑर्डर्स, सिफिलिस। ठीक है, जिसके अंदर डिक्रिसेंडो लो पिच्ड ब्लोइंग मर्मर होता है, इजेक्शन डायस्टोलिक एंड डायस्टोलिक मर्मर होता है। ठीक है, जो कि हैंड ग्रिप से इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, हैंड ग्रिप से इंक्रीज़ होना, वालसल्वा से डिक्रीज़ होना, ये यूजुअली यूएसएमएल लीग में और जो आपके एमआरसीपी के है ना स्पेशलाइज्ड इम्तिहान, वहाँ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप लोगों के लेवल पे जो फाइनल ईयर और लैब और एनआरई के जो लेवल हैं उनके ऊपर यूजुअली इन पे इतना वो ज़्यादा जोर नहीं देते, इतना ज़्यादा ये आप लोगों को इतनी मुश्किल में नहीं डालते। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं इसकी तफसील में जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती चली जाएगी। अच्छा जी, माइटर रिगर्जिटेशन का सिनेरियो आप लोगों को आएगा कि पेशेंट है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का नॉन केस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया है। अब उसके एग्जामिनेशन पे पैन सिस्टोलिक मर्मर है, इसको हालो सिस्टोलिक मर्मर भी कहते हैं, पैन सिस्टोलिक मर्मर, जो कि एक्जिला की तरफ रेडिएट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्जिला की तरफ रेडिएट होता है। ठीक है, अच्छा, पैन सिस्टोलिक मर्मर का दूसरा डीडी होता है वीएसटी और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। ठीक है, वीएसटी में जो मर्मर होता है अक्रॉस द स्टर्नम सुनाई देता है और कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है ये। जबकि जो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है, इसमें मर्मर जो है वो एपिगैस्ट्रियम की तरफ रेडिएट होता है। ठीक है, तो पैन सिस्टोलिक मर्मर के 3 काजेज़ हैं, एमआर, टीआर और वीएसटी, एमआर, टीआर और वीएसटी। ठीक है, अच्छा, मोस्ट कॉमन रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से जो वेल्व डैमेज होता है दैट इज़ माइट्रल वेल्व, और होती भी इसके साथ स्टेनोसिस होती है। हम लोग पार्ट 2 की तैयारी करने जाते होते थे तो गुलाब देवी हॉस्पिटल में माइट्रल स्टेनोसिस की पूरी बेस होती थी, मीन्स के जो जितने 10 पेशेंट्स पड़े हुए हैं ना, 10 में से तकरीबन 8-9 को माइट्रल स्टेनोसिस होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन है। इस वजह से माइट्रल स्टेनोसिस का जो सिनेरियो ना आप लोगों को हो सकता है कि आ जाए इम्तिहान में। इसके अंदर होता क्या है, एमडीएम होता है, मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है, एमडीएम, मिड डायस्टोलिक मर्मर। ठीक है, और अगर एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं है पेशेंट को तो ओपनिंग स्नैप भी सुनाई देती है। वरना होता क्या है, जब माइट्रल स्टेनोसिस होगी ना तो आपका एट्रियल डायलेट होना शुरू हो जाता है। जब डायलेट होता है तो पेशेंट यूजुअली एट्रियल फिब्रिलेशन में चला जाता है। ठीक है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ पेशेंट की पल्स कैसी हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। ठीक है, तो जब मैं पार्ट 2 की तैयारी में एक चीज़ ये हिंट देता होता हूँ, अगर पेशेंट को पेरिफेरी पे FCPS पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ, आपको इरेगुलर पल्स मिले ना तो माइट्रल वेल्व की डिजीज़ होगी मोस्ट लाइकली। अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ ट्रीटमेंट फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर। अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो हमेशा कार्डियोवर्जन या एरिथमिया का एक कसूर याद रखिएगा। पेशेंट अनस्टेबल से क्या मुराद है, हमने पहले भी किया था कि पेशेंट अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जा रहा है, शॉक में जा रहा है, गया हुआ है। ठीक है, या उसको सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो उसको कार्डियोवर्ट करना है। एरिथमिया की वजह से ये मसले, अगर एरिथमिया की वजह से ये वाले मसले हैं तो अगर स्टेबल है तो उसको रेट कंट्रोल, रिदम कंट्रोल और एंटीकोगुलेशन देते हैं। ये 3 लफ्ज़ याद कर लें, कोगुलेशन। ठीक है, रेट कंट्रोल, रिदम कंट्रोल और एंटीकोगुलेशन। NLD और फाइनल ईयर के वाइवे में मैं कई दफ़ा एग्जामिनर के तौर पे जब मैं बैठा होता हूँ तो मैंने कई दफ़ा ये एट्रियल फिब्रिलेशन का जो सिनेरियो है ना वो आता है लाजमी तौर पे। ठीक है, तो उसमें ये की के अंदर 3 पॉइंट्स ही लिखे होते हैं मैनेजमेंट में, रेट कंट्रोल, रिदम कंट्रोल और एंटीकोगुलेशन। अच्छा जी, ड्रेसलर सिंड्रोम क्या होता है कि पेशेंट को MI हुआ, MI के कुछ हफ्ते के बाद अब वो चेस्ट पेन के साथ आ गया है। चेस्ट पेन किस तरह की है, प्लूरेटिक चेस्ट पेन। प्लूरेटिक चेस्ट पेन से क्या मुराद है,
पेशेंट कहता है कि मैं सांस लेता हूँ तो मेरे दर्द होती है, आगे झुकता हूँ तो दर्द बेहतर हो जाती है, ठीक है, प्लूरिटिक चेस्ट पेन। दिस इज एन ऑटोइम्यून प्रोसेस, दिस इज एन ऑटोइम्यून प्रोसेस, और ये MI के 2 से 4 हफ्ते के बाद होता है, ठीक है। अच्छा जी, पेशेंट की हिस्ट्री है, IV ड्रग अब्यूज़र है, और अब आपके पास रेज JVP और एग्जामिनेशन पे पेन सिस्टोलिक मर्मर के साथ आ गया है। पेन सिस्टोलिक को हॉलो सिस्टोलिक मर्मर भी कहते हैं। तो उसका बेसिकली क्या हुआ है, IV ड्रग अब्यूज़र के अंदर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन कॉमन होती है। अगर आप लोग हिसाब लगाएं तो वेन्स जो होती हैं आपकी इन्फीरियर वेना केवा में जाती हैं, इन्फीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो IV ड्रग अब्यूज़र के अंदर राइट साइडेड हार्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। तो राइट हार्ट का उन पेशेंट्स को राइट हार्ट का एंडोकार्डिटिस भी ज़्यादा कॉमनली होता है, ठीक है। तो IV ड्रग अब्यूज़ की हिस्ट्री हो तो डायग्नोसिस मोस्ट लाइकली विल बी ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। क्या हो सकता है, डेफिनेटली आपने हार्ट को देखना है तो एकोकार्डियोग्राफी नंबर 1, नंबर 2 MRI हार्ट का किया जा सकता है। अच्छा, एको के ऊपर ना इसके अंदर ना बड़ी स्पेसिफिक फाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर इरेगुलर सेप्टल हाइपरट्रोफी होती है विद आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा जी, कहते हैं पल्सस पैराडॉक्सस। अब पल्सस पैराडॉक्सिक एक ऐसा टॉपिक है जो मेरा सीनियर रजिस्ट्रार के लिए इंटरव्यू हो रहा था, तो मुझे उस वक्त भी उन्होंने ये पूछी थी ये चीज़, पल्सस पैराडॉक्सस, ठीक है। तो होता है कि इसमें बेसिकली जब पेशेंट इंस्पायर करता है तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करता है, इंस्पायरेशन पे ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है, इसको कहते हैं पल्सस पैराडॉक्सिस। ये बेसिकली नॉर्मल फिनोमिना का एग्जेजरेशन होती है, ठीक है। नॉर्मली भी अगर आप लोग गौर करें, अकेले बैठ के अगर आप लोग गहरा सांस लें और अपनी किसी पल्स पे हाथ रख लें, मैं गाइड करता होता हूँ कि आपकी जो पोस्टीरियर टिबियल होती है ना, इसके ऊपर आप हाथ रखें या अपनी रेडियल पे भी हाथ रख लें, तो इंस्पायर करें तो टैकिकार्डिया होता है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है। अगर ब्लड प्रेशर इंस्पिरेशन पे ग्रेटर दैन 10 मिलीमीटर डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को या कार्डिक टेम्पोनार्ड है या उसको टेंशन निमोथोरेक्स है, ठीक है। तो 2 काजेज़ होती हैं, पल्सस पैराडॉक्सिस। लफ्ज़ से ऐसे लगता है कि जैसे पल्स में कोई मसला होगा, लेकिन ये पल्स का मसला नहीं है, ये ब्लड प्रेशर का इशू है, ठीक है। इस वजह से ये हाई लेवल एग्जामिनेशन पे भी ये बात पूछी जाती है। तो पल्सस पैराडॉक्सिस की डेफिनेशन क्या है, ऑन इंस्पिरेशन ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर से ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट में क्या होगा, पेरिकार्डियल एफ्यूजन होगी, उससे लो वोल्टेज ECG आती है, ठीक है। और सारी की सारी लीड्स के अंदर ST एलिवेशन आती है, ठीक है। जब यूजली हम लोग देखते हैं कि जो ST एलिवेशन होती है वो वॉल के हिसाब से उठी हुई होती है, लेकिन इस जो पेरिकार्डाइटिस है इसमें ऑल लीड्स के अंदर ST एलिवेटेड होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, हाइपोटेंशन की काजेज़ जो सेकेंडरी हैं जिनको हम लोग सर्जरी से करेक्ट कर सकते हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, इसमें हम स्टंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा के उस पॉइंट को जहाँ पे कोआक्टेशन है उसको रिमूव करके वहाँ पे ग्राफ्ट लगा दिया जाए, ठीक है। फियोक्रोमासाइटोमा सर्जरी करके ट्यूमर रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। ट्यूमर कहाँ पे होगा ये आप लोगों ने बताना है कि कहाँ पे फियोक्रोमासाइटोमा कहाँ का ट्यूमर है, ये आप लोगों ने कमेंट्स में लिखना है, ठीक। कौन सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, रीनल आर्टरी पेरेन्काइमल चेंजेस, किडनी निकाल दिया जाए, हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड को गोइटर है, गोइटर को निकाल दिया जाए, हाइपरपैराथायराइडिज्म,
पैराथायराइड हार्मोन्स को ग्लैंड्स को निकाल दिया जाए। ठीक है, तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन की इंपॉर्टेंट काजेज़ हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन हम लोग किस पेशेंट्स में ज़्यादा सस्पेक्ट कर रहे होते हैं? पेशेंट यंग एज हो, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो, ठीक है, उसको मैक्सिमम दवाइयों के ऊपर पेशेंट है और ब्लड प्रेशर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप लोगों को हमेशा वर्कअप करना चाहिए किस चीज़ का? सेकेंडरी हाइपरटेंशन का। 95% ऑफ द केसेस जो होते हैं ब्लड प्रेशर के वो क्या होते हैं? इडियोपैथिक होते हैं। तो 5% जो होते हैं उनके अंदर कोई काज होती है अंडरलाइन। तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन की काजेज़ हैं, इनको आप लोग एक दफ़ा यहाँ से पढ़ के तो लिखिएगा अलग से। ठीक है, तो ये हर ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है हमारे पेरेंट्स को, हमारी फैमिली के अंदर जो है वो किसी न किसी को ब्लड प्रेशर का मसला लाजमी होगा। तो हर वो पेशेंट जिसको बहुत यंग एज में ब्लड प्रेशर हो गया या मैक्सिमम दवाइयाँ लेने के बाद उसको ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसको हमेशा सेकेंडरी काज के लिए देखना चाहिए। तो सेकेंडरी काज क्या क्या हो सकती हैं? ये वाली जो लिखी हुई हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इज एवेल्यूशन है पल्सेटाइल ब्लोमेरुलर मैस के जो पल्सेटाइल मैस होगा ना वो मोस्ट लाइकली क्या होगा? एओर्टिक एनोरिज्म होगा, एओर्टिक एनोरिज्म होगा। ठीक है, क्योंकि पल्सेटाइल है ना, पल्स आ रही है उसके अंदर, तो उसके लिए हम लोग पेशेंट का सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड करवाते होते हैं हर 6 माह बाद देखने के लिए। अगर उसका साइज़ 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए ना, हम पेशेंट को फ़ौरन रेफ़र करते हैं फॉर सर्जरी, क्योंकि जितना ज़्यादा साइज़ होता चला जाएगा उतना उसके फटने के चांसेस होंगे। और आपको पता है अगर एओर्टिक एन्यूरिज्म रप्चर होगा तो पेशेंट की को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसकी डेथ बहुत रैपिडली हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, इंडिकेशन फॉर सर्जिकल करेक्शन ऑफ एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, हाँ ये जो अभी पीछे हमने बात की, तो ग्रेटर देन 5.5 सेंटीमीटर, जब मैंने जो पहले पढ़ा था वो 6 सेंटीमीटर था, तो 5.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो, रैपिड लार्जिंग हो, पेशेंट सिम्टोमेटिक हो जाए या रप्चर हो जाए, तो ये इंडिकेशंस होती हैं किस चीज़ की? इसको रिपेयर करने की। ठीक है, अच्छा जी, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की मैनेजमेंट। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं? अनस्टेबल एंजाइना, नॉन एस टी एलिवेशन MI और ST एलिवेशन MI, इनको कहते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। इसमें पेशेंट को क्या कर देंगे? एस्प्रिन, हेप्रिन, क्लोपिडोग्राल, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन और बीटा ब्लॉकर्स। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाले पॉइंट्स एग्जैक्ट इसी तरह लिखे हुए थे ECG के सिनेरियो पे, जब मैं इंटरेक्टिव का सिनेरियो ECG का आता है, तो किसी भी एग्जाम में ECG का इंटरेक्टिव सिनेरियो आएगा तो आप लोगों ने इन पॉइंट्स को रट्टा लगा लें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद अपने हाथ से ये पॉइंट्स लिखें। ठीक है, खुद अपने हाथ से ये पॉइंट्स लिखें। ठीक है, अच्छा जी, पे एक टर्म यूज़ होती है, इसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये आज का बड़ा कॉमन होना शुरू हो गया। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड हैं? मोटा पेशेंट, इंक्रीज्ड एब्डोमिनल गर्थ, उसका वेस्ट सर्कमफ्रेंस इंक्रीज्ड है। ठीक है, एब्डोमिनल ओबेसिटी। नंबर 2, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है, हाई ट्राइग्लिसराइड्स। HDL डिक्रीज्ड है, हाइपरटेंसिव है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, और उसका CRP रेज्ड है, उसको प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट कहते हैं। ठीक है, प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है ये कन्वर्ट होता है, ये आप लोगों ने अक्सर अल्ट्रासाउंड पे देखा होगा, पेशेंट का लिखा होता है फैटी लिवर। ठीक है, वो फैटी लिवर के पेशेंट की हिस्ट्री लें तो उसको ये चीज़ें निकल आती हैं। पेशेंट ओबीस भी होता है, हाइपरटेंसिव भी होता है, डायबिटिक भी होता है। ठीक है, और उसके कोलेस्ट्रॉल करवाएं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो उसको हम पेशेंट कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये बहुत कॉमन एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, आपने अल्ट्रासाउंड पे फैटी लिवर का लफ्ज़ देखा तो फ़ौरन उस पेशेंट की ये वाले काम करने हैं आपने। ठीक है, क्योंकि अगर पहले इनिशियली ये फैटी लिवर होगा, बाद में किसी में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें नैश में, नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस में। ठीक है, नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस किसी में कन्वर्ट होगा? लिवर सिरोसिस में। तो आने वाले वक्तों में ये लिवर सिरोसिस की बड़ी इंपॉर्टेंट काज है ये। ठीक है, अच्छा जी,
पेशेंट को इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हुई है। अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के साथ उसको हमने उसका वर्कअप करना है। अगर पेशेंट एक्सरसाइज कर सकता है तो उसको ट्रेडमिल पे चलाना है। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकता लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसको फिर स्ट्रेस टेस्ट देनी है। ठीक है, स्ट्रेस टेस्ट फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस है, उसको दवाई देनी है जिससे उसका हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा। ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज़ करके देख के हम लोग देखना होता है कि हार्ट की कौन सी वॉल के अंदर पेशेंट को मसला हो रहा है। ठीक है, अच्छा, साइंस ऑफ एक्टिव इस्कीमिया ड्यूरिंग स्ट्रेस टेस्टिंग मीन्स के पेशेंट को स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा। उस पेशेंट को चेस्ट पेन शुरू हो जाए और कंटिन्यू इसी मॉनिटरिंग हो रही होती है, इसी के ऊपर एसटी एलिवेशन आना शुरू हो जाए या उसको हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये फीचर्स होते हैं कि अब इस टेस्ट को रोक दिया जाए, स्टॉप द टेस्ट, और पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया जाए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, वो फिर इन्वेस्टिव इन्वेस्टिगेशन होंगी लाइक एंजियोग्राफी। ठीक है, अच्छा जी, ईसीजी के ऊपर एमआई की क्या फाइंडिंग्स हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इज़ एसटी एलिवेशन। ठीक है, बाकी फैट एंड टी वेव और की वेव से भी मिल सकती हैं आपको। अच्छा, एंटीरियर वाल एमआई की आपकी पेशेंट की इंटीरियर वाल को सप्लाई करती है एलएडी और डायगोनल आर्टरी। इंफीरियर वाल को करती है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। पोस्टीरियर वाल को सप्लाई करती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। इसको आपको रटाई लगाना पड़ेगा। राइट कॉर्नर को सप्लाई करती है मार्जिनल आर्टरी और हार्ट के सेप्टम्स को सप्लाई करती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, अच्छा, हमें ईसीजी पे कैसे पता चलेगा कौन सी वाल में इन्वॉल्वमेंट है। इंफीरियर वाल है तो 2-3 AVF, लेटरल वाल है तो 1 AVL, एंटीरियर वाल है तो V1 to V6 तक। ठीक है, ये बैठ के इन तीनों अल्फाज को अलहदा से लिख लें एक दफ़ा। ठीक है, अच्छा जी, कॉमन सिम्टम्स एसोसिएटेड विद साइलेंट एमआई। हाँ, पेशेंट को बड़ी दफ़ा ऐसे होता है डायबिटीज़ मेलिटस होती है, और डायबिटीज़ मेलिटस की वजह से क्या हो जाता है, न्यूरोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी होती है तो उसको पेन होती ही नहीं है। जब पेन नहीं होगी तो पेशेंट को इनमें से कोई चीज़ होगी, हार्ट फेलियर में जाएगा, शॉक में जाएगा, अल्टरनेटिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड फटीग होगी, हार्ट बर्न होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, डिस्कम्फर्ट इन नेक एंड जॉ एंड इंडाइजेशन। अब आप लोग गौर करें, ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो हमसे मिस हो जाते होते हैं। तो नेवर मिस दीज थिंग्स, दीज साइंस, दीज सिम्टम्स, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, नेवर मिस दीज सिम्टम्स। अगर वो पेशेंट इनमें से कोई कंप्लेन करता है ना, और वो नॉन केस है डायबिटीज़ मेलिटस का, इसका मतलब हार्ट डिजीज़ का, हाइपरटेंशन का, या वैसे ही आ जाता है, तो उस पेशेंट की कौन सा टेस्ट लाजमी करवाना है, ईसीजी लाजमी करवाना है। ये मैं हमेशा जब मैं वार्ड में पढ़ा रहा होता हूँ तो ये चीज़ मैं बार बार इस चीज़ पे कहता हूँ कि किस पेशेंट की ईसीजी करवानी चाहिए। हर अनएक्सप्लेन सिम्टम पेशेंट को तो उस पेशेंट की ईसीजी करवानी चाहिए। ठीक है, वजह कि डायबिटिक पेशेंट में न्यूरोपैथी होती है, न्यूरोपैथी की वजह से पेशेंट को साइलेंट एमआई होगा। ठीक है, तो हार्ट फेलियर, शॉक, अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, फटीग, हार्टबर्न, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्कम्फर्ट इन जॉइंट नेक क्लॉडिकेशन, ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये मार्कर्स हो सकते हैं इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ के। ठीक है, अच्छा जी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या हो सकता है, CTPA। इसका सिनेरियो आपको कैसे आएगा कि पेशेंट है, बेड रिडन है या ट्रैवल करके आया है या उसकी कोई सर्जरी हुई है, अब सडन शॉर्टनेस से ब्रेथ के साथ आ गया, सडन शॉर्टनेस से ब्रेथ के साथ, और उसके चेस्ट के अंदर कोई फाइंडिंग नहीं है, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, तो टेस्ट कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है CTPA। वेंटिलेशन प्रेफरेंस स्कैन भी किया जा सकता है, लेकिन CTPA ज़्यादा डायग्नोस्टिक है। ठीक है, अच्छा, पेशेंट को हेपरिन मिल रही है ड्यू टू इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, अब उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ब्लीडिंग को रिवर्स करने के लिए कौन सी दवाई देंगे, प्रोटामीन। तो प्रोटामीन इज एंटीडोट फॉर हेपरिन। ठीक है,
वारफरीन ले रहा है पेशेंट, वारफरीन के पेशेंट लेते हुए हमने उसका क्या चीज़ मॉनिटर करनी होती है, पीटी। जब हेपरिन ले रहा हो पेशेंट तो उसका क्या चीज़ मॉनिटर करनी होती है, एपीडीटी। ठीक है, एक टर्म यूज़ होती है, हम कहते हैं पिट और पेट। पीटी जो है वो एक्सटेंसिव पाथवे को मॉनिटर करता है, जबकि एपीडीटी जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे को मॉनिटर करता है। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर पेशेंट वारफिन के ऊपर हो तो उसका क्या टेस्ट करवाना है, पीटी। पीटी को हम आईएनआर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यंग पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ सडन कार्डिक डेथ कोलैप्स, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि यंग पेशेंट है सडन डेथ के साथ आ गया है, तो डायग्नोसिस मोस्ट लाइकली दो डायग्नोसिस होते हैं, एक हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, एचओसीएम भी कहते हैं, हुक्म भी कहते हैं उसको। दूसरी होती है अरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ये थोड़ा सा आप लोगों के लेवल से ज़रा ऊपर बात चली जाती है, अरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ठीक है, अच्छा, पेशेंट को नॉन केस और रोमेटिक हार्ट डिजीज़ का, अब उसने दांतों का इलाज करवाना है तो उसको हमेशा वो देना चाहिए प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस देने से क्या होगा, क्योंकि जब दांतों की सर्जरी होगी मुंह के अंदर नॉर्मल फ्लोरा होता है, तो ब्लड के अंदर जाएगा तो पेशेंट के हार्ट में जो सिंपल रोमेटिक हार्ट डिजीज है उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में कन्वर्ट कर देगा। तो उससे बचने के लिए हमें पेशेंट को क्या देना है, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अच्छा जी, वर्चुअस ट्रायड क्या होती है कि ब्लड जो है ना वो स्टे करेगा या हाइपरकोगुलेबल होगा या एंडोथेलियल डैमेज हो। इससे क्या बनता है पेशेंट, सारी चीज़ों से क्या होता है, पेशेंट को डीवीटी बनती है। डीवीटी से पेशेंट बाद में एम्बुलाई होता है। ठीक है, इसको कहते हैं वर्चुअस ट्रायड्स। ब्लड स्टे करे किसी वजह से, पेशेंट की बेड रिडन है स्टे होने की वजह, हाइपरकोगुलेबिलिटी है, बॉडी का नेचुरल एंटीकोगुलेट नहीं है, प्रोटीन CS डेफिशिएंसी, एंडोथर्मिन 3 रेजिस्टेंस, या उसकी एंडोथेलियल डैमेज है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ब्लड को क्लॉट करवाती हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉट होगा तो डीवीटी होगी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा। ठीक है, तो वर्चुअस ट्रायड। हाइपरटेंशन की बड़ी इंपॉर्टेंट काज वुमेन के अंदर ओरल कंट्रासेप्टिव्स। ओरल कंट्रासेप्टिव्स बड़ी इंपॉर्टेंट काज है डीवीटी की और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। ठीक है, मेरा दोस्त एक मुझे कहानी सुना रहा था कि मैंने एक यंग फीमेल आई है, वो इंग्लैंड में काम कर रहा था, 35 ईयर की आई है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, और आते साथ ही जो है ना वो हम लोग उसको रिससिटेट कर रहे थे, तो हिस्ट्री लेते लेते वो थोड़ी देर में वो उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो मोर्टेलिटी मीटिंग हुई तो नोट्स निकाले गए, तो मैंने जब उसके नोट्स मैंने लिखा हुआ था किसी इत्तेफाक से, मैंने उसके नोट्स में लिखा हुआ कि पेशेंट इज़ ऑन OCPs। ठीक है, तो हमने उसका डी डाइमर्स भेजा हुआ था। ठीक है, तो इतना लिखने से मेरी जो है वो बचत हो गई थी। ठीक है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीवीटी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्नैरियो है। ठीक है, तो मैंने अब तक जितने भी इम्तहान दिए हैं ना, और जितने इम्तहान कंडक्ट करवाए हैं, उसमें मैंने किसी न किसी स्टेज पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म का स्नैरियो लाजमी देखा है। ठीक है, इस वजह से क्योंकि ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, प्रीवेंटेबल है। ठीक है, एक बेड रिडन पेशेंट है, उसको आप लोग हेपरिन शुरू करवा दें, ठीक है, तो उसको डीवीटी से प्रोफ्लेक्सिस हो जाएगी। अच्छा, यंग मैन के अंदर हाइपरटेंशन की बड़ी इंपॉर्टेंट काज इज़ अल्कोहल यूज़। ठीक है, फिगर ऑफ 3 साइन आता है आप लोगों के एक्सरे के ऊपर, रिब नोचिंग होती है बेसिकली। ठीक है, एओर्टिक कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा का एक साइन है ये। कोएक्टेशन एओर्टा की वजह से पेशेंट को जो इंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं उनके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से रिब जो होती हैं वो नोचिंग होती है, इसकी वजह से फिगर ऑफ 3 साइन आता है। ठीक है, वाटर बॉटल शेप्ड हार्ट ये पेरिकार्डियल फ्यूजन में आता है। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्यूजन हम लोगों ने पीछे तफसील से पढ़ लिया, इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़, ट्यूबरकुलोसिस, ऑटोइम्यून डिजीज़। ठीक है, और मलिग्नेंसीज। ठीक है, और ये सारी क्या काम करेंगी, हार्ट को अंदर पुश करेंगे, डायलेट नहीं होने देंगी, तो होगा क्या, पेशेंट को पल्सिस पैराडोक्सिस होगा। पल्सिस पैराडोक्सिस हमने क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो इंस्पिरेशन पे ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है।
डिक्रीज ब्लड प्रेशर ग्रेटर दैन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, ये जो मैंने अभी कार्डियोलॉजी के पॉइंट्स बोले हैं मेडिसिन के पेपर के अंदर, ये बहुत सिग्निफिकेंस के हामिल हैं। आप लोग एक एक पॉइंट को लिखें, ख़ुद अपने हाथ से लिखें, तो ये याद करने का बेस्ट तरीका होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।